बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बेहतरीन टॉपिक रिजोनेंस के बारे में चर्चा करेंगे। रिजोनेंस होता क्या है, क्या यूज है इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इस पे हम विशेष चर्चा करेंगे। और क्यों इसको पढ़ते हैं, क्या मॉलिक्यूल में ये क्या पैदा करता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने सुना है कि रिजोनेंस से स्टेबिलिटी गेन होती है किसी मॉलिक्यूल के में। तो बेसिकली हम चर्चा करते हैं रिजोनेंस होता क्या है। तो रिजोनेंस नेचर में कोई भी मॉलिक्यूल अगर पाया जाता है, नेचर में कोई भी मॉलिक्यूल अगर पाया जाता है तो उसके एक स्ट्रक्चर से उसकी सारी प्रॉपर्टी को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। एक स्ट्रक्चर से उसकी सारी प्रॉपर्टी को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एक या एक से अधिक स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, जिसको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं या कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रिजोनेंस बोलते हैं। फिर से एक बात ध्यान से सुनिए, नेचर में पाया जाने वाला कोई भी मॉलिक्यूल उसके एक स्ट्रक्चर से उसकी सारी प्रॉपर्टी को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एक या एक से अधिक स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, जिसको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रिजोनेंस बोलते हैं। अब रिजोनेंस कहाँ पाया जाएगा? क्या रिजोनेंस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में पाया जाएगा? क्या रिजोनेंस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में पाया जाएगा या अनकॉन्जुगेटेड सिस्टम में पाया जाएगा? तो थोड़ा सा हम देखते हैं, डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। द फेनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ए मॉलिक्यूल इन मेनी स्ट्रक्चर ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिजोनेंस। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है, दीज स्ट्रक्चर आर सिमिलर इन एनर्जी। जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो सिमिलरली, अगर हम एग्जांपल लें बेंजीन का, अगर हम बेंजीन का एग्जांपल लें तो बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। ये क्या है, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। पाई के बाद सिग्मा, सिग्मा के बाद डबल, डबल के बाद सिंगल, सिंगल के बाद डबल, डबल के बाद सिंगल, ये कॉन्जुगेशन में। अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम में क्या होता है, रिजोनेंस होता है। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड रिजोनेंस कर रहा है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ। तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर हमको और मिल गया, जिसको क्या बोलेंगे, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, क्या ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नेचर में एग्जिस्ट करता है? ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। नेचर में स्टेबिलिटी क्या होती है, इस स्ट्रक्चर की होती है, जिसको हम रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। नेचर में यही पाया जाता है। इन दोनों स्ट्रक्चर का कोई अस्तित्व है नहीं नेचर में। जो नेचर में स्ट्रक्चर पाया जाता है वो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है। अच्छा, हमको पता कैसे चला कि ये पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है? एक्चुअली होता क्या है कि जो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। और जो डबल बॉन्ड की अगर पिकोमीटर में हम करें तो 154 पिकोमीटर सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है। डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो होती है 134 पिकोमीटर, 134 पिकोमीटर। लेकिन बेंजीन में पाया गया, बेंजीन की जब हम बॉन्ड लेंथ को कैलकुलेट किए गए तो ना तो ये 154 पिकोमीटर मिला और ना ही 134 पिकोमीटर मिला। इसकी जो बॉन्ड लेंथ हमको मिलती है 139 पिकोमीटर। इसका मतलब ये डबल और सिंगल के बीच का बॉन्ड है। तो डबल और सिंगल के बीच का बॉन्ड तभी होगा जब ये बॉन्ड रिजोनेंस में होगा, डीलोकलाइजेशन में होगा। तो लिखा है, इन बेंजीन द बॉन्ड लेंथ इज फाउंड टू बी 139 पिकोमीटर ड्यू टू रिजोनेंस। रिजोनेंस की वजह से बेंजीन का जो बॉन्ड लेंथ पाया गया वो 139 पिकोमीटर पाया गया। इससे ये प्रूफ हुआ कि इस मॉलिक्यूल में रिजोनेंस हो रहा है। आगे चलते हैं, अब रिजोनेंस एनर्जी की बात करते हैं। तो रिजोनेंस एनर्जी होती क्या है? एक्चुअल में लिखा क्या है, द एनर्जी डिफरेंस इन बिटवीन हाइब्रिड स्ट्रक्चर एंड मोर स्टेबल स्ट्रक्चर इज नोन एज रिजोनेंस एनर्जी। तो जो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, किसी भी कंपाउंड का जो स्टेबल स्ट्रक्चर होता है और हाइब्रिड स्ट्रक्चर, इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप, उसको क्या बोलते हैं, रिजोनेंस एनर्जी।
अच्छा, स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिजोनेंस एनर्जी। अच्छा, रिजोनेंस एनर्जी हमेशा निगेटिव में होती है, क्योंकि जब बॉन्ड टूटता है, बनता है, टूटता है, बनता है, तो बॉन्ड के टूटने में एनर्जी निकलती है। जब एनर्जी निकलती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। यानी कि अगर रिजोनेंस एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी घटेगी और ओवरऑल मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ये बात समझ में आई। अच्छा, हम आगे चलते हैं। सॉरी, कहाँ यार, अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिजोनेंस। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिजोनेंस की? रिजोनेंस की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इसमें पहला पॉइंट क्या लिखा है, इन द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ एटम रिमेन्स सेम। एटम का जो अरेंजमेंट होता है वो नहीं बदलता है, सेम रहता है, ठीक है। दे शुड बी डिफर ओनली इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। ये किस अरेंजमेंट में डिफर होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में डिफर होते हैं। अगर हम चर्चा करें, ये कौन सा मॉलिक्यूल है? ये एसीटोन है। क्या है? एसीटोन। एसीटोन में बेटा ये जो कार्बन देख रहे हैं आप, कैसा कार्बन है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। इसके बगल वाला कार्बन sp2 से डायरेक्टली लिंक्ड जो कार्बन है, ऐसे कार्बन को बोलते हैं बेटा अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगे होते हैं इनको बोलते हैं बेटा अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। एसिडिक नेचर का क्या मतलब होता है? ये H+ के रूप में निकलना चाहते हैं, कोई भी H+ के रूप में निकलना चाहते हैं। तो अब ये क्या करता है, कहीं भी ऐसा सिस्टम दिखेगा जहां पे अल्फा कार्बन होगा, वो अपने आप को क्या है, टाटोमेराइज करेगा। तो ये अल्फा कार्बन यहां से ये बॉन्ड शिफ्ट होता है, ये बॉन्ड इधर जाता है, पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है और यहाँ से H+ निकलता है, इस ऑक्सीजन पे जाके जुड़ जाता है। तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? इनॉल सिस्टम। क्या बोलते हैं? ये कीटोन सिस्टम था ना, कि एसीटोन था ना, कीटोन सिस्टम था, कीटोन। और ये क्या है? इनॉल सिस्टम, इनॉल सिस्टम। तो इस तरीके, अब इसमें देखो क्या ये रिजोनेंस है? रिजोनेंस है। हमने कहा कि रिजोनेंस में क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ एटम रिमेन्स सेम। एटम का अरेंजमेंट हमेशा सेम रहता है दोनों स्ट्रक्चर में। क्या, लेकिन दोनों स्ट्रक्चर में क्या एटम का अरेंजमेंट सेम है? एटम का अरेंजमेंट देखिए, हाइड्रोजन यहां से उठ के यहां चला गया तो हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, इसलिए ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। ये कैसे स्ट्रक्चर है? ये है टाटोमर। इस तरीके से जो एक तरीके का आइसोमर, इसको बोलते हैं कीटो इनॉल टाटोमर। क्या बोलते हैं? कीटो इनॉल आइसोमर। आइसोमर होता क्या है बेटा? आइसोमर होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंस हो, उसको क्या बोलते हैं? आइसोमर बोलते हैं। जैसे इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे आप तो C3H6O, यहां पे भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C3H6O। दोनों में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। अच्छा, इनॉल क्या है? इन डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड पे ऑल लगा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इनॉल। इन पे ऑल, ठीक है। कीटो इनॉल सिस्टम है। क्या ये कैसा सिस्टम है? कीटो इनॉल। क्या ये रिजोनेंस शो कर रहा है? दिस इज नॉट रिजोनेंस, दिस इज आइसोमेरिक स्ट्रक्चर। अब आगे चर्चा करते हैं। कार्बन कैन नॉट बी पेंटावैलेंट इन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कार्बन कभी पेंटावैलेंट नहीं हो सकता। कार्बन का जो बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये अपने न्यूट्रल स्टेट में 4 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन अपनी न्यूट्रल स्टेट में 4 बॉन्ड बना सकता है, कभी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। नहीं तो आप करें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कार्बन का 5 वैलेंसी शो कर दें तो ऐसा नहीं होता है, वो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका गलत होगा। तो कार्बन को हमेशा 4 ही बॉन्ड से जोड़ना है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? रिजोनेंस इज ए इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस। इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस का क्या मतलब होता है? कि विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रही है। रिजोनेंस प्रोसेस क्या होती है? मॉलिक्यूल के अंदर ही होती है। चौथा पॉइंट कहता है इट इन्वॉल्व डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर।
ये इसमें क्या होता है कि पाई, इसमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इन्वॉल्व होते हैं। लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन अगर कॉन्जुगेशन में है तो वो डीलोकलाइज सिस्टम डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे। पांचवा पॉइंट क्या कहता है, रिजोनेंस डिक्रीजेस द पोटेंशियल एनर्जी, हमने पढ़ जाएगा। रिजोनेंस डिक्रीजेस द पोटेंशियल एनर्जी एंड मॉलिक्यूल हेंस स्टेबिलिटी इंक्रीज। अगर किसी मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी घटेगी तो स्टेबिलिटी जो है इंक्रीज होगी। तो रिजोनेंस से ये मिलता है हमको। अच्छा रिजोनेंस कहाँ कहाँ पाया जा सकता है, पॉसिबिलिटी ऑफ रिजोनेंस के बारे में अगर हम चर्चा करें तो डबल बॉन्ड इज कॉन्जुगेटेड विथ पॉजिटिव चार्ज। अगर कहीं ऐसा सिस्टम आपको दिख जाता है कि डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के कॉन्जुगेशन में है तो वहां रिजोनेंस की संभावना बनती है। तो होता क्या है, ये डबल बॉन्ड जो है पॉजिटिव चार्ज क्या है कह लें, चाहे यहाँ वैकेंट पी ऑर्बिटल है। पॉजिटिव चार्ज का कहने का मतलब यहाँ पे कहीं भी किसी एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है तो इसका मतलब वहां पे वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट होता है। तो इस तरीके से भी कह सकते हैं डबल बॉन्ड रीजन कॉन्जुगेट विथ वैकेंट पी ऑर्बिटल। कार्बन के पास पी ऑर्बिटल खाली है क्योंकि ये कार्बोकेटायन है। कार्बोकेटायन क्या होता है, एक ऑर्बिटल वैकेंट होता है। तो चाहे कह लें डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड विथ पी ऑर्बिटल या डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड विथ पॉजिटिव चार्ज। तो ये डबल बॉन्ड जो है कहाँ, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन अपना, ये पाई बॉन्ड कहाँ अपना इलेक्ट्रॉन देगा, अगर कॉन्जुगेशन में है तो ये वैकेंट पी ऑर्बिटल, कार्बन का जो वैकेंट पी ऑर्बिटल है यहाँ पे मूव करेगा और इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से जो कॉन्जुगेशन सिस्टम बनेगा उसको बोलेंगे डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विथ पॉजिटिव चार्ज। दूसरा क्या क्राइटेरिया बन सकता है रिजोनेंस का, डबल बॉन्ड इज कॉन्जुगेटेड विथ निगेटिव चार्ज। डबल बॉन्ड किसके कॉन्जुगेशन में हो, निगेटिव चार्ज के कॉन्जुगेशन में। अब निगेटिव चार्ज क्या होगा, डीलोकलाइज करेगा कहाँ, यहाँ वैकेंट पाई ऑर्बिटल है, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना, तो वैकेंट पाई ऑर्बिटल में जो है ये अपना निगेटिव चार्ज कहाँ करेगा, डीलोकलाइज करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से रिजोनेंस का क्राइटेरिया बनेगा, निगेटिव चार्ज कभी इस कार्बन पे कभी इस कार्बन पे डीलोकलाइज होगा। अच्छा, होता क्या है रिजोनेंस में, इस डीलोकलाइजेशन से क्या होता है, जब मॉलिक्यूल कॉन्जुगेशन में होता है तो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन निकलता क्या होता है, तो क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन पोलर से नॉन पोलर की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये निगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कार्बन की होल फ्रेम पे हो रहा है। इसका मतलब अभी ये क्या मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल है ना, ये कैसा मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है। मान लेते हैं इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बना। अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें बहुत सारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं तो यानी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ढेर सारे एटम पे फैला हुआ है। ढेर सारे एटम पे फैले होने का क्या मतलब है कि वो मॉलिक्यूल पोलरिटी से नॉन पोलरिटी की तरफ मूव कर रहा है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है वो पोलर मॉलिक्यूल से ज्यादा स्टेबल होता है। इसलिए क्या होता है कि रिजोनेंस जहाँ जिस किसी मॉलिक्यूल में जितना ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पाया जाएगा वो सिस्टम उतना पोलरिटी से नॉन पोलरिटी की तरफ मूव करेगा और स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, डबल बॉन्ड इज कॉन्जुगेटेड विथ ऑड इलेक्ट्रॉन। कहीं भी ऑड इलेक्ट्रॉन अगर मिलता है, मुक्त मूलक जिसको हम बोलते हैं, अगर वो डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है तो वो भी रिजोनेंस में शो कर सकता है। चौथा क्या है, लोन पेयर कॉन्जुगेटेड विथ पॉजिटिव चार्ज। अगर कहीं ऐसा पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब वैकेंट ऑर्बिटल, पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब हुआ, मैंने पहले बताया था वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ, इस वैकेंट कार्बन के वैकेंट पी ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देता है और इस फेनोमेना को भी रिजोनेंस कहते हैं। अगला क्राइटेरिया क्या है, लोन पेयर कॉन्जुगेटेड विथ डी ऑर्बिटल। ऐसा कहीं है कि डी ऑर्बिटल, जैसे सिलिकॉन है बेटा, सिलिकॉन में वैकेंट डी ऑर्बिटल पाए जाते हैं। तो अगर सिलिकॉन से कहीं ऐसा एटम अटैच्ड है जिसके पास लोन पेयर है, सच जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस सिलिकॉन के डी ऑर्बिटल में डोनेट करेगा। तो इस तरीके के ये लोन पेयर, ऑक्सीजन का लोन पेयर कहाँ है, पी ऑर्बिटल में है। तो इस तरीके की बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग बोलते हैं, डी पाई
पी पाई बॉन्डिंग बोलते हैं, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। ठीक है, तो इस तरीके से भी कॉन्जुगेशन में है ये मॉलिक्यूल। भाई डोनेट कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हो रहा है ना, तो इस तरीके, ये भी एक तरीके से रिजोनेंस है, ये भी एक तरीके से क्या है, रिजोनेंस है। अब अगला क्या है, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड विद डी ऑर्बिटल। डबल बॉन्ड कहीं है और कहीं डी, सिलिकॉन के पास क्या है, डी वैकेंट डी ऑर्बिटल है, और ये वैकेंट डी ऑर्बिटल डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, तो इस तरीके यहाँ पे भी रिजोनेंस पाए जाने की संभावना है। डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड विथ डबल बॉन्ड, जैसे इस तरीके से कोई सिस्टम है, इसको क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 135 हेक्साट्राईन, 135 हेक्साट्राईन, ये क्या है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो यहाँ पे देख रहे हो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल है ना, तो ये भी एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। और कॉन्जुगेटेड सिस्टम में ये डबल बॉन्ड यहाँ गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ गया, ये डबल बॉन्ड कहाँ गया, इस कार्बन पे आ गया, तो कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ गया, और ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से उठ के यहाँ आया तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस तरीके से सिस्टम जनरेट हुआ, इसको बोलेंगे डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड विद डबल बॉन्ड। तो उम्मीद करते हैं कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा। और एक क्वेश्चन जो है आपके लिए छोड़ जाता हूं। क्वेश्चन क्या है, अब आप लोगों को बताना है, क्या हाइड्रोजन एटम में, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में रिजोनेंस पाया जाता है? क्या हाइड्रोजन एटम में डज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल सो रिजोनेंस? डज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल सो ने, इसका हम जवाब अपने नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। तब तक के लिए